क्वेश्चन और आंसर आपका upboardsolution.com से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ। सारा कॉपीराइट आपका upboardsolution.com पर जाता है। तो आपको यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं यहाँ पर जो समझाऊँगा पूरे एग्जाम्पल को, मतलब पूरे आंसर को आप बारीकी से नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इसको रीड करके समझ सकते हैं। मैं समझाऊँगा पूरी अच्छी तरीके से, आपको कोशिश करना है समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक-एक पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, वो है जियो के लिए जनन क्यों आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, जियो के लिए जनन क्यों आवश्यक है? आप एक बात बताइए कि जियो के लिए जनन, आप जनन समझ सकते हैं जो रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम होता है, मतलब जियो के लिए जनन क्यों आवश्यक है? ये बात बोल लीजिए। जियो के लिए क्या है कि यहाँ पर लिखने वाली जो प्रक्रिया कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि जियो के लिए एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन जो होती है वो जियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कहने का मतलब महत्वपूर्ण ही लक्षण है। और यह एक ऐसी अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा न सिर्फ जीव उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतर भी बनी रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवों के लिए उत्तरजीविता के लिए, उसके जीवन के लिए ही ये जरूरी है, उनके लिए ही ये मदद मिलती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीव जाति की जो होती है निरंतरता, मतलब उसके आगे की संतत जो ये सारे सिस्टम जो होता है, उसके लिए भी ये बनाती है। यहाँ पर बोला गया कि जनन जीवों के लिए अमृत में भी सहायक होती है। मतलब अमृत के लिए सहायक कहने का मतलब, अगर आप जो होता है, आप एक प्राणी है, आपकी फिर से संतान प्राप्ति होगी तो आप एक प्राणी, मतलब आपका मनुष्य जाति जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, तो अमृत तो हो गया। कहने का मतलब मनुष्य जाति खत्म होने वाली भी नहीं है जब तक हमारा कुछ विनाश नहीं हो जाता। तो यहाँ पर और चीजें हैं कि प्राकृतिक मृत्यु वैसा से जीर्ण के कारण होने वाले जीवहास की आपूर्ति या जनन द्वारा होती है, और जनन में से जीवों को संख्या बढ़ती है। इससे क्या होता है, जनन से क्या होता है, जीवों की संख्या बढ़ती है। और जनन एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं, और जनन जैव विकास में भी सहायक होती हैं। और इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए आवश्यक है। बोला जा रहा है कि जनन जो होता है वो जीवों के लिए आवश्यक, मतलब सारी कंडीशन ये जो चीजें हैं इसमें देखें। क्वेश्चन बहुत जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट में थोड़ा रहेगा उसको मैं दूंगा। जल्द जल्द मैं पीडीएफ के द्वारा लेकर आऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको मैं बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन में चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये, जनन की अधिक विधि, जनन की जो अच्छी विधि कौन सी है? यहाँ पर पूछा गया है कि जनन की जो है वो अच्छी विधि कौन सी है, ठीक है, अच्छी विधि पूछा गया है। अच्छा, जनन की अच्छी विधि पूछा गया है, तो एक बात आप ये दिमाग में बैठाइए कि जनन के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं, उनमें अच्छी विधि जैसे देखिए, प्रायः लैंगिक जनन होता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, वो आपका जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की जो अदला बदली होती है, इस जैसे कि युग्मक, जिससे मतलब जो युग्मक होते हैं, जो हमारे गैमेट्स होते हैं, वो सॉरी गैमेट्स होते हैं, वो नए लक्षण विकसित होते हैं। उसमें क्या होता है, नए लक्षण विकसित होते हैं, हमारे गैमेट्स जो होते हैं उसमें नए लक्षण विकसित होते हैं, और उससे नए जीव का विकास होता है। मतलब हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की अदला बदली होती है, उसमें जो हमारे गैमेट्स होते हैं, युग्मक जो होते हैं, तो उस युग्मकों में जो हमारे विकास आगे वाली जो संतति होती है, उसमें थोड़ा डेवलपमेंट होने की कुछ लक्षण रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अपने जनकों से भिन्न होता है। वह क्या होता है, अपने जनकों से थोड़ा बहुत भिन्न होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा विकास होता रहता है। मतलब पहले कुछ प्राणी थे, हम कुछ हैं, हमारी संतान आने वाली थोड़ा सा मुझसे मिलता जुलता रहे, परंतु थोड़ा बहुत चेंजेज रहेंगे। तो यही होता है लैंगिक जनन की कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, जो बहुत ही जरूरी होता है। लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होती है, जैव विकास में हमारा क्या होता है, ये सहायक होता है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं, लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। और लैंगिक जनन जो से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, लैंगिक जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है, ये तो पता ही है। लैंगिक जनन ही सबसे अच्छी जनन विधि माना गया है, ठीक है। इसके बाद जो अलैंगिक जनन होता है, वो जो होता है इससे थोड़ा पीछे माना जाता है, मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट लैंगिक जनन माना जाता है। अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन विधि। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, अलैंगिक जनन जो होता है से उत्पन्न हुई संतति जो होता है, क्लोन क्यों कहा जाता है? अलैंगिक जनन जो संतति बनती है उसको क्लोन क्यों कहा जाता है? कारण देखिए,
आकारिकी या जो आनुवंशिक रूप से एक समान मतलब एक ही समान के जीव क्लोन कहलाते हैं। मतलब एक ही समान का जैसे हम हैं, हमारी ही सेम तरीके से एक और तैयार किए उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन आप समझते होंगे सेम उसी तरीके से आकार, रूप सारी चीज़ों में ऐसे होना क्लोन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के एक समान एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। मतलब यही कंडीशन है। अभी आपने देखा कि अलैंगिक जनन में क्या हो रहा था, अलैंगिक जनन में जो हमारी जो संतत थी उससे आने वाली संतत हो सकता है वो थोड़ा बहुत चेंजेज हो, वो चेंजेज, परंतु अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो इससे क्लोन रहता है अगर इस तरीके से क्लोन है तो उसका क्लोन जो है मतलब इस तरीके जीव है तो उसका क्लोन भी सेम ऐसे तरीके से, तो कोई प्रजाति हमारी चेंज नहीं हो रही, आगे विकास हो नहीं रहा है, तो इस तरीके से अलैंगिक जनन पीछे मानी जाती है लैंगिक जनन की अपेक्षा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हम लाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से, ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों को हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों हैं आपके। यहाँ पर अब हम बताते हैं आपका सबसे पहला काम, पहला क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में कि लैंगिक जन के परिणाम स्वरूप, यहाँ पर जो पूछा गया है आपका लैंगिक जन परिणाम स्वरूप संतत जीवित रहने के अवसर होते हैं, क्योंकि यह कथन हर समय सही होता है। लैंगिक जनन जो होता है उसके परिणाम स्वरूप बनी संतत जो होते हैं जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। मतलब लैंगिक जन को ज्यादा महत्व दी गई है कि इसके अच्छे अवसर होते हैं। कथन को बताना है कि समय ये सही होता है, हर समय ये सही होता है, ये अच्छी कंडीशन मानी जाती है, अच्छा ये हमारा एक अच्छा सिस्टम होता है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्र जो होते हैं वो विनिमय होने के कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जो हमारा आपस में ट्रांसलेशन मतलब जो इधर से उधर आपस में जो विनिमय होता है, जो अदला बदली होती है, इसके कारण से जो होता है उसमें विभिन्नताएं हो जाती हैं। विभिन्नताएं से जो जनक संतत में होता है उसमें स्थानांतरित होती है, और युग्मनक होते हैं मतलब हमारे जो युग्मक होते हैं उसमें उत्पन्न निषेचन के कारण नए और बेहतर गुण युक्त संतान का जन्म होता है, मतलब नई प्रजाति का हमारा जन्म हो जाता है। हमारे यही कंडीशन है कि लैंगिक जनन को और लैंगिक जनित परिणाम उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। मतलब यही है कि अगर हमारा जो मान लीजिए हमारा जो जनक है वो हमारा मान लीजिए कि 45 साल जीने की उसकी कोई ऐसा रोग हो गया जो 55 साल ही जीवित रह सकता है, परंतु हो सकता है उस जनक से प्राप्त जो संतति हो वो अच्छे स्वस्थ हो, उसमें जो हमारे युग्मनक हो उसमें चेंजेस पाए जाएं और उसकी जो संतान हो वो जाकर के 85 जी जाए। तो ये हमारा क्या हुआ, जीने की जो जीवित रहने के अवसर अच्छे प्राप्त होते हैं, ये ध्यान देना। यह कथन सदैव सदैव नहीं सत्य होता है, लेकिन जो है जिनको में रोगग्रस्त होने का और रोग से आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित भी हो जाता है। ये कंडीशन अगर ये रोग 45 साल के बाद ये किसी रोग से मर जाता तो हो सकता है वो 45 से पहले ही मर जाए, 45 पर भी मर जाए, ये कोई पक्का नहीं है। इसलिए ध्यान देना, अवसर जो है आगे आने वाली पीढ़ी में ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है लैंगिक जनन में। अब हमारा अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है, मतलब किस प्रकार से ये भिन्न होती है वो बताया गया कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान होती है वो आनुवंशिक और रचनात्मक रूप से जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन में सेम वही होता है जैसे आपका जनक वैसे आपका उसका बेटा, ठीक वैसे मतलब उसका संतति अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है, सेम वैसे होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होती है, जो उससे उत्पन्न संतान होती है वो आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है, मतलब उससे थोड़ा अलग होती है। अलग होती है मतलब संतान में जो है हमारा विकास डेवलपमेंट हुआ है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है उस पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उन्हीं को यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर है लैंगिक जनन में हमारा डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के मध्य विभेद को स्थापित करो, मतलब इसमें अंतर बताना है। कायिक जनन को प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों माना गया है, कायिक जनन को जो है प्रारूपिक रूप से अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। हमारा लैंगिक जनन दोनों के टाइप से देखिए अंतर जो है, इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट में याद कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आने वाला भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्रम संख्या 1 2 3 पॉइंट्स में कुछ दिए गए हैं। सबसे पहले लैंगिक जनन में आपका कुछ पॉइंट्स है और लैंगिक जनन में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अलैंगिक जनन में क्या बात बोलेगी, मैंने बोला पहले भी कि वो अपना एकदम सेम कंडीशन, सिर्फ इसमें एक ही जनक भाग लेता है। इसमें क्या होता है, एक ही जनक भाग लेता है, मतलब हमारा कोई जनक अदर जनक भाग नहीं लेता, एक ही जनक से हमारा क्लोनिंग हो जाता है। परंतु इसमें लैंगिक जनन जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, जिसमें नर होते हैं और मादा होते हैं। इसमें नर और मादा दोनों से बनते हैं, परंतु इसमें ऐसा कुछ भी कंडीशन लैंगिक जनन में नहीं होते। इसमें युग्मक का निर्माण होता है और निषेचन
इसमें का युग्मक का निर्माण और निषेचन का जो होता है अभाव होता है, मतलब हमें कोई युग्मक गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, निषेचन करने फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और इसका अभाव होता है, कहने का मतलब इसका कोई जरूरत नहीं रह जाती है, क्लोनिंग हो जाती है। परंतु इसमें सब ना हो तो कुछ भी नहीं होता, युग्मक बनेगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और युग्मक भी बनेगा, तब जाके संतान प्राप्त होगी। यहाँ पर अगला जो है, यहाँ पर जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है, ये जो जनक जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, परंतु ये जो इसके जनक जो होते हैं वो जनन कोशिकाओं में होते हैं। किसी में होता है जनन कोशिका, कुछ जनन कोशिकाएं होती है उसके द्वारा होता है। और इसमें जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, इसमें दोनों प्रकार के विभाजन द्वारा हो जाता है। तो ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन को एक टॉपिक मिलेगा अभी आपको आगे, तो उसको आपको वहां से कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना सर, आप ये कमेंट कर देना कि सर इस तरीके से वीडियो बनाइए, हमारी कुछ बायोलॉजी की क्लास भी हमारी कवर कर दीजिए इस तरीके से। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना आपको, ठीक है, और शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। यहाँ पर क्या है, अगला पांचवा पॉइंट है कि यह जो है सरल और तीव्र गति से होने वाली जनन है। इसमें जो है सरल और तीव्र गति से होता है, क्या होता है, तीव्र गति से जनन होता है, परंतु यह एक जटिल और धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। जो हमारी लैंगिक जनन होती है इसमें एक जटिल प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे होती है, और वो जो है खास तरीके से और सरल होती है, बहुत इजी तरीके से वो तीव्र गति से वो हमारा संतान उसमें बन जाता है, लेकिन इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है। और इसके द्वारा उत्पन्न संतति जो है आनुवंशिक रूप में जनक के समान होती है। इसमें क्या होता है, वो जनक के समान होती है, मतलब जो आनुवंशिक रूप से जो होता है वो जनक जैसे जनक है सेम वैसे ही होगा, परंतु इसमें जो है जनक जो होता है संतत जो होगी हमारी वो आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न भी हो सकती है, उसी तरीके से होगी थोड़ा लेकिन भिन्न हो सकती है। अगला पॉइंट से इसमें जनक इकाई की कालिका खंड व जनक का शरीर संपूर्ण शरीर होता है, मतलब जनक से उसमें सारी चीजें इसमें ली जाती हैं, परंतु इसमें इकाई युग्मज गैमेट्स ही होते हैं जनक के, बस और कुछ भी नहीं होते। इस प्रकार का जनक निम्न अकशेरुकी व निम्न कॉर्डेट में पाए जाते हैं, परंतु यह उच्च पौधों व जंतुओं दोनों में पाया जाता है। इसमें आपका अकशेरुकी होते हैं और कॉर्डेट्स वाले जीव में पाए जाते हैं, परंतु यह पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। अब यहाँ पर कायिक जनन के बारे में थोड़ा सा आ गया है, कुछ पॉइंट्स आ गया है जिसमें लिखा गया है कि आपका कायिक जो होता है जो कि बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव आप वेजिटेबल सब समझ सकते हैं। अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें पौधों के कायिक भाग से नए पौधों का निर्माण होता है और इसमें एक ही जनक भाग लेता है। इसमें क्या होता है, आपका एक ही जनक भाग लेता है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर करता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर, ये आपका ऊपर हो गया, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं संतानावस्थी को आकार की होता है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर है, बस और कुछ भी नहीं है, उसके बाद यहाँ से है, ठीक है। ये आपका इतना है, यहाँ से पढ़ लीजिए, अब आपको दिखाने वाली बात कोई है नहीं। यहाँ पर बोला गया है कि उत्पन्न जो इसमें जो आपका कायिक में होता है अलैंगिक जनन की विधि होती है, किसमें, कायिक में अलैंगिक जनन विधि, और क्या होता है, ये पौधों के कायिक भाग से होती है, मतलब पौधों में होता है, और इसमें संतत जो होती है वो आनुवंशिक आकार की होती है, जनक के रूप में समान ही होती है, मतलब जैसे जनक होगा सेम वैसे ही हो सकता है, कोई चेंजेज नहीं होता है। मतलब आप समझ सकते हैं, पौधों को आप बोते हैं, आपको पता है, अगर आपने जो मटर बोया है उस मटर को देखेंगे तो वो ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, बस वो क्या होता है हष्ट पुष्ट हो जाता है, थोड़ा हेल्दी हो जाता है, बस इतना ही होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। मतलब आपने क्या बोया है, अगर आप देसी बीज बोए हैं तो हाइब्रिड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये जियो में नहीं होता है, वो देसी अगर बोए तो हो सकता है हाइब्रिड भी चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन में वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन ही होता है। कायिक में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, मतलब आपको समझना है कि जो कायिक होता है वो आपका अलैंगिक के ही सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलरली आपका वैसे ही होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं और दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन को बताना है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इससे क्या हम समझते हैं, कैसे होता है, सारी चीजें। तो उत्तर में आपका कायिक प्रवर्धन जो होता है जनन ऐसी विधि है जिसमें पौधों के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है, मतलब शरीर का, पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग, मतलब कायिक भाग मतलब उसमें का कोई भाग भी जो कार्य में सहायता करे वो प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधों में विकसित हो जाता है, और मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, कलियां आदि नए पौधों का पुनर्जनन होता है, उसका जन्म होता है और कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन दो उदाहरण निम्न है, इनके दो उदाहरण निम्न है। एक होता है अजूबा, अजूबा आप जो कि समझते हैं ब्रायोफिलियम होता है। इनके पौधों में पत्तियों के किनारे से पादप काय उत्पन्न होते हैं, इनके पौधों के किनारे मतलब जो इनकी पत्तियां होती है उनके किनारे से क्या होता है, पादप काय, मतलब पकड़ पौधे वाले जो होते हैं उसमें से जड़े या कुछ ऐसे निकलने लगता है जिससे कि वो आगे विकास वहीं से हो जाता है, और जो मातृ पौधों से अलग होकर के नए पौधों को जन्म दे देती है, मतलब ये आगे चल के वहां से निकलेंगे और जाकर के अलग पौधे तैयार हो जाएंगे।
ये अजूबा होता है। और आलू जो होता है, आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियां होती है। आलू आप देखे होंगे, आप आलू बोते हैं तो वहां पर देखते हैं ऐसे 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 आपका उसे बोलते नहीं आँखा निकला हुआ है ऐसे। ये क्या हो जाता है, जब ये आँखाएं निकल जाती हैं, आलू क्या होता है, आलू एक आपका तना होता है। तो आपका इस तनों से जो यहाँ पर आपका आंखें निकले हुए हैं, यहाँ से ये जाकर वो बाद में अलग से अपना एक तना तैयार कर देंगी। वहां से आपका वो फल फूल सारी चीजें देने लगेंगी। तो यहाँ पर अपना कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं निकलती हैं, स्थित होती हैं, और प्रत्येक कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती है। इसलिए आलू हमारा कुछ इस तरीके से डेवलप होता है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। इस तरीके से हम अपने चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन जानने के लिए हम बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरीके से समझिएगा यहाँ पर इन सारी चीजों को। यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको इसमें समझना है। 8वां क्वेश्चन में 8वां क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि जो आपका 8 क्वेश्चन है, इसमें आपका व्याख्या करना है। किशोर चरण, पहला किशोर चरण, दूसरा है प्रजनक चरण। ठीक है, तो किशोर चरण और प्रजनक चरण जो है आपका जीविता चरण या जीवाश्म, मतलब आपके 3 प्रकार के इसमें चरण दिए गए हैं। तीनों चरण को आपको समझना है कि आपके कैसे किसी किशोर चरण के सब फर्स्ट टाइम है। पहला नंबर किशोर चरण। किशोर चरण जिसको बोलते हैं आपका क्या, जिवलिन आपका फेज होता है, इसको बोलते हैं। मतलब सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। चाहे जो भी जीवधारी हो लैंगिक रूप से, मतलब लैंगिक क्रियाएं जो होती है उसके मतलब लैंगिक क्रियाएं उससे परिपक्व होने के बाद, मतलब जब उससे पूरी तरीके से हो जाए, तो उसके पहले एक निश्चित अवस्था से होकर, मतलब एक अवस्था होती है जिससे वो पार होते जाते हैं, तब जाकर के ऐसी क्रिया होती है। इसके पश्चात वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं होती हैं, अगर उनको वो पूरी कर लेते हैं जब तब जाकर के वो लैंगिक जनन क्रियाएं करते हैं। तो इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण कहते हैं। आप पता है कि मनुष्य में ऐसे डेवलपमेंट होते हैं, आपको में हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, तमाम ऐसे स्टेजेज आ जाती हैं कि जिससे वो पूरी रूप से परिपक्व हो जाता है, तब जाकर के वो लैंगिक जनन क्रियाएं उनके अंदर होती है, तब जाकर नर और मादा क्रियाएं करती हैं। उसके पहले डेवलपमेंट जो क्रियाएं होती है वही होती है किशोर चरण। ठीक है, ये अवस्था जो होती है, ये मतलब पौधों में कायिक अवस्था कहलाती है, वेजिटेटिव फेज कहलाते हैं। और इस अवधि को विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, मतलब सभी प्रकार के जीव में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपका अगला है खा, प्रजनक चरण क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेजेज क्या होता है। किशोरावस्था व कायिक प्रवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक जो होते हैं चरण, उसको जनन अवस्था प्रारंभ होती है, जनन प्रवस्था कहते हैं। प्रजनक चरण मतलब समझ सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन जिसमें होता है वही उसी अवस्था को हम प्रजनक चरण कहते हैं। पौधों में इस अवस्था को पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। बोलते हैं ना फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग आरंभ हो गया इसका मतलब वहां पर प्रजनन क्रिया अब स्टार्ट होने वाली है। परंतु मनुष्यों में या अधिक जीवों अन्य जीवों में वो प्रजनन क्रिया किसी भी समय हो सकती है। जब वो किशोरावस्था को पार कर जाते हैं किशोर चरण को, तो अब प्रजनक चरण में वो एंट्री कर जाते हैं। यहाँ पर प्राणियों में अनेक शारीरिक और आकारिक परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण को हम जीव संतति उत्पन्न करने के लिए होता है, योग हो जाता है। अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। मतलब आप बात को पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर कहने वाली क्या है। अगला हमारा जो चरण है वो आप कहा था जीर्णता चरण आता है। कौन सा चरण आता है, जीर्णता चरण आता है। इसको आप देखिए जीर्णता चरण में क्या कैसे है यहाँ पर। तो ये आपका जीवित चरण में होता है कि इसको बोलते हैं आपका सेंसिस्टेंट फेज, जो कि यह जीवन चक्र के अंतिम अवस्था तथा तीसरी अवस्था को बोला जाता है। अंतिम अवस्था तीसरी अवस्था को बोला जाता है, होती है। प्रजनन आयु में समाप्ति को जीवित चरण कहा जाता है। मानी जीर्णावस्था बोला जाता है कि प्रारंभिक अवस्था को माना जा सकता है। ठीक है, और इस चरण में क्या होता है, उपाच्य क्रियाएं मंद होने लगती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है और शरीर में अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं, और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है और वृद्धावस्था भी कहते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजों को हम एक एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला फर्स्ट टाइम देखिए, सबसे पहला क्या हो गया आपका यहाँ पर, सबसे पहला उसका किशोर चरण हो गया। ये क्या हो गया, फर्स्ट हो। किशोर चरण में आपका वो क्या होता है, सारे हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, सारी के शारीरिक रूप से क्रियाएं शरीर में अंग बनते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ दूसरा जो क्रिया हो जाती है वो प्रजनन चरण। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वहां पर वो प्रजनन क्रिया कराते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है जीर्णता, जिसको जीर्णावस्था बोलते हैं। यहाँ पर पूरी सारी अंग जो होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, अंग भंग होने लगता है, और वहां पर लास्ट में आकर उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इन चीजों से आप स्टेप वाइज तीनों अवस्था को समझना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरीके से मैंने थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने इसको सोचा कि थोड़ा सा ही बनाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताना, तो इसमें क्या हो, जितने भी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और जो आपका अवतार विद्या क्वेश्चन या आपका राजू है, इन सबसे भी मैं कवर करवाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा धीरे धीरे करके। आपको इस तरीके से पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, अगर आप कहेंगे तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे स्क्रीनशॉट दे करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन हो तो मैं बता दूं, छोटा क्वेश्चन हो उसके बाद हम
बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये 10वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम चलते हैं यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन को युग्मनज से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है युग्म जनन सदैव अंतर संबंधित या अंतबद्ध होते हैं, ये समझाना। यानी लैंगिक जनन क्या होता है, मतलब लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी जो होते हैं प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन का युग्म जनन करते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस प्रक्रियाएं होती है उसमें, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, युग्म जनन होता है। युग्मनक जनन जो होता है वो प्रक्रिया जो होती है उसमें समानता लैंगिक जनन करने वाले जीव जो होते हैं वो द्विगुणित हो जाती है, यानी डाइपोलाइड हो जाती है। क्या हो जाते हैं, डाइपोलाइड हो जाते हैं। और युग्मनक जो होता है वो निर्माण प्रक्रिया को युग्म जनन करते हैं। जब युग्मनक हमारा निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। शुक्राणुओं के निर्माण को हम शुक्र जनन कहते हैं, अंडाणुओं के निर्माण को हम अंड जनन कहते हैं। बात समझ में, जब शुक्राणु निर्माण होता है उसको शुक्र जनन, अंडाणु का निर्माण अंड जनन, और जब इसी तरह के जब हमारा युग्मनक बन जाए तो हमारा उसको युग्म जनन कहते हैं। इस निर्माण का क्रमशः नर और मादा जनन में आपका गोनेड्स होता है, और युग्म में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और अर्थात युग्म जो होता है अगुणित हो जाते हैं, यानी हैप्लॉइड हो जाते हैं। और युग्म जनन जो होता है प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्म जनन जो अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं होती है वो अंतर संबंधित होती हैं। निषेचन के फलस्वरूप नर और मादा जो होती है अगुणित युग्मनज संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनज होते हैं, बनता है, यानी डाइपोलाइड जाइगोट बनता है यहाँ पर आपका। द्विगुणित युग्मन से भ्रूणी परिवर्तन द्वारा नए जीव का विकास होता है। मतलब सीधी सीधी बात बोला गया है कि इसमें आपका जो आपका यहाँ नर और मादा दोनों का जो फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी वो आपका यहाँ पर आपका युग्मनक बनेगा, और युग्मनक की क्रिया के साथ हमारा अर्धसूत्री विभाजन जो प्रक्रिया होगी इसके विभाजन से आपका अंतर्बद्ध होगा। निषेचन के फलस्वरूप नर और मादा जो होगी इसमें आपका द्विगुणित हो जाएंगे, यहाँ पर डाइपोलाइड हो जाएंगे। उसके बाद इसी से भूल का परिवर्तन होगा, नए जीव का विकास यहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन लिया है, 10 क्वेश्चन बहुत ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो होगा अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और इस तरह की वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट चाहिए तो हम ऐसे छोटे छोटे मतलब इस तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे, साथ ही डेरिवेशन भी लेकर आएंगे, और जो हमारे कैलकुलेशन वाले होंगे हम बोर्ड पर भी समझेंगे, क्योंकि बोर्ड पर भी हम बताते हैं, आपको पता है पिछली वीडियो देखिए कैलकुलेशन की बहुत जो बच्चे कमजोर हैं मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम से, वो जरूर हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट चेक कर लें, बहुत ही मजा आ जाएगा उनको, खाकर समझ आ जाएगा। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए मेरा टेक्नो प्लस HD चैनल पर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। और मेरे मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली